गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिस्पाइट जो भी पॉलिसी एफर्ट्स इंडिया ले रहा है, इंडिया का फिर भी एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में स्लो डाउन प्रोलॉन्ग हो चुका है। डेटा जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का दिखा रहा है कि वो 9 मंथ लो पर है। प्राइवेट सेक्टर कैपिटल फॉर्मेशन भी जो है वो स्लगिश रही है। इंडिया की इंडस्ट्रियल रिकवरी जो है वो टिपिड है। आईआईपी का डेटा दिखा रहा है कि वो 9 मंथ लो पर है, जस्ट 1.2% पर है। डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स ले रही है, जैसे कॉरपोरेट टैक्स कट करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी रखना, लेकिन फिर भी ये मेजर्स जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे हैं सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट में ऑन द ग्राउंड। एक फंडामेंटल मिसमैच है बिटवीन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स और एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपके डिमांड से होती है, ऑफ कोर्स उसके हिसाब से ही अगर कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं कि अगर डिमांड फॉर उनकी गुड्स और सर्विसेज है तो अगर डिमांड फॉल्टर होगी तो प्रोड्यूसर जो है वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड नहीं करेंगे। इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर जो है, चाहे उनके प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो हेजिटेंट है अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने को, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड वीक है। इकोनॉमिक सर्वे ने नोट किया है कि कॉरपोरेट बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, हायरिंग और वेज ग्रोथ लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से कंजम्पशन जो है वो सबड्यू हो रही है। अब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर, तो एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट्स को ड्राइव कर सकती है इंडिपेंडेंटली ऑफ कंजम्पशन, और एक कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो अल्टीमेटली डिमांड पर डिपेंडेंट है। कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल फर्म्स तभी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती हैं जब वो मार्केट कंडीशंस को देखती हैं। अगर स्लो ग्रोथ इन्वायरमेंट है तो फर्म्स जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगी जब तक डिमांड रिकवरी नहीं होगी। इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी रही है कि वो स्टिमुलेट करें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को थ्रू टैक्स कट्स या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। अजम्पशन इसमें यह है कि इम्प्रूव अगर हम कर देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को क्राउड इन कर देंगी, और उससे क्योंकि क्या होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट और मार्केट एक्सेस इम्प्रूव हो जाएगा जो है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ने लगेंगी, गवर्नमेंट का ये मानना है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेकिन जो है उनका जस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है, तो इतनी जल्दी उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर फ़र्क नहीं आएगा। कई बार तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो है वो इम्पोर्ट्स पे लीक हो जाते हैं, मतलब डोमेस्टिक डिमांड स्टिमुलस को कम मिल पाता है उसका बेनिफिट। बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है और लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, लिक्विडिटी मेजर्स लाए हैं, लेकिन उससे सिग्निफिकेंटली कुछ इन्फ्लुएंस नहीं हुआ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। केन्स का आर्ग्यू करते हैं कि रिकवरी डिपेंड करती है बोथ इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पर और फाइनेंशियल कंडीशंस दोनों पर। तो इसलिए सिर्फ इंटरेस्ट रेट कम कर देने से डिमांड जो है वो पिकअप नहीं होगी। तो अगर हमको रिवाइव करनी है कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में, तो हमें एक एक्सटर्नल स्टिमुलस देना होगा, चाहे गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के थ्रू या एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के थ्रू, क्योंकि ग्लोबल डिमांड जो है वो काफ़ी ख़राब चल रही है। तो इसलिए डोमेस्टिक राउट ही लेना ज़्यादा वायबल रहेगा। तो कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बूस्ट करना, टारगेटेड इनकम सपोर्ट देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, उसके बाद ही डिमांड इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है वो किक स्टार्ट हो पाएगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लॉस ड्यू टू साइबर फ्रॉड्स। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एस्टिमेट किया है कि लगभग हाफ ऑफ जो 7,000 करोड़ जो हमें साइबर स्कैम्स में इंडिया ने लूज़ किए हैं वो साउथ ईस्ट एशिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो कंट्रीज़ जैसे कि म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, ये ऑपरेट करती हैं हाई सिक्योरिटी सेंटर्स जो कि चाइनीज़ नेटवर्क्स द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। अब कई तरह के स्कैम्स होते हैं, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम। इसमें हाई रिटर्न्स आपको प्रॉमिस की जाती है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स पर, क्रिप्टो करेंसी पर या बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर। विक्टिम्स को कॉन्टैक्ट किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। स्कैमर्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स बन के आते हैं या ट्रेडिंग फर्म्स के इन्वेस्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स बन के आते हैं, और एक बार जब लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करवा देते हैं आपसे तो फिर वो डिसअपेयर हो जाते हैं। फिर डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स हैं, जिसमें पीपल जो है उनको बिलीव करवाया जाता है कि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। विक्टिम्स को फेक कॉल्स, वीडियो कॉल्स आती हैं जहाँ पर वो यूनिफॉर्म पहने आप लोग देखते हैं, और उनको थ्रेटन किया जाता है अरेस्ट पे अगर वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट या फाइन जब तक पे नहीं करते हैं।
ऐसे ही टास्क बेस्ड या इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्कैम्स हैं जिसमें कि फेक जॉब ऑफर्स, फ्रीलांस वर्क ऑफर किया जाता है। कुछ पैसे भी शुरुआत में दिए जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो पैसा इन्वेस्ट करने को कहा जाता है लार्जर कमीशन जनरेट करने के लिए। जैसे ही वो बिग इन्वेस्टमेंट आपसे लेते हैं, फिर वो वैनिश हो जाते हैं। ठीक है। तो इंडिया ने मंथली लगभग 1,000 करोड़ का लॉस सफ़र किया है इन स्कैम्स के थ्रू। तो ये स्कैम्स जो है वो हाई सिक्योरिटी कंपाउंड्स जो कि चाइनीज़ नेटवर्क द्वारा कंट्रोल्ड है, उनसे ऑपरेट हो रहे हैं। अफ्रीका, ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, अमेरिका, सब के जो है वो सेंटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसीलिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल भी बनाया है जो आइडेंटिफाई करेगा लूप होल्स बैंकिंग में, इमिग्रेशन में और टेलीकॉम सिस्टम्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, न्यू एसओ टू नॉर्म्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने डिफेंड किया है अपना रीसेंट ऑर्डर रिवाइज करने को एसओ टू जो सल्फर डाइऑक्साइड नॉर्म्स, इमिशन नॉर्म्स को थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड। तो इसमें क्लैरिफाई किया गया है कि कोल और लिग्नाइट बेस्ड प्लांट्स को मैंडेटरी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन रेट्रोफिट्स से एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। और ये क्यों क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये बेस्ड ऑन एविडेंस है, एमिशन ट्रेंड्स है और सस्टेनेबिलिटी नीड्स है। तो SO2 है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड एक मेजर एयर पॉल्यूटेंट है जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स और अदर फॉसिल फ्यूल कॉम्बस्शन से रिलीज होता है। सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स और इन्वायरमेंटल रिस्क पोज करता है, रेस्पिरेटरी इरिटेंट है, प्रीकर्सर है PM2.5 का। SO2 कंट्रीब्यूट करता है एसिड रेन को भी, हार्म करता है सॉइल क्वालिटी को, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को, प्लांट लाइफ को। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर है सल्फर डाइऑक्साइड का, प्राइमरली ड्यू टू हैवी रिलायंस ऑन कोल पावर जनरेशन। इंडिया ने रिसेंटली सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस को भी टॉप किया है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से। SO2 लेवल्स जो है वो लेकिन डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जैसे इंडो गंजेटिक प्लेन, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया, वहाँ पर ये हाई रहते हैं। मिनिस्ट्री ने कहा कि IIT दिल्ली, नीरी और बाकी की रिसर्च ने दिखा रही है कि कोई मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं है करंट एम्बियंट SO2 लेवल से। जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम्स जो कि सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस को कट करने के लिए बनाए गए थे कोल प्लांट से, वो मैंडेटरी कर दिए गए थे 2015 में, लेकिन अभी भी सिर्फ 8% ही कोल प्लांट्स जो है उनको उन्होंने इंस्टॉल किया है। लेकिन मिनिस्ट्री का कहना है कि SO2 लेवल्स डिक्लाइन हो रहे हैं और इंडियन कोल तो नेचुरली भी लो सल्फर कंटेंट का है। ठीक है। तो इंडिया के जो नेचुरल SO2 स्टैंडर्ड है, मिनिस्ट्री कह रही है कि वो ऑलरेडी स्ट्रिक्ट है उन कंट्रीज से जैसे जापान या ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र। सोशल इश्यूज के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इनाग्रेट करना है 75th प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदाऊं उत्तर प्रदेश में इनाग्रेट किया जाएगा। ये एक यूनिक इनिशिएटिव डिमांड एम्ड है जो कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज देता है एक रूफ के अंडर, जैसे असेसमेंट, इवैल्यूएशन, काउंसलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन केयर, एलिजिबल दिव्यांगजन के लिए और एल्डरली बेनिफिशरीज के लिए। इसको इस्टेब्लिश किया गया थ्रू अलिमको और असिस्टिव एड्स और अप्लायंसेस प्रोवाइड करता है ये और इस दिव्यांगजन्स के लिए, और राष्ट्रीय वयोश्री योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एलिजिबल बेनिफिशरीज को ये दिया जाते हैं एक्सेसरीज। लगभग 1.5 लाख के आसपास इंडिविजुअल्स ऑलरेडी इससे बेनिफिट ले चुके हैं। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रोडिस इंडिया प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्पेशलाइज टीम ने इनिशिएट किया है जेनेटिक एनालिसिस ऑफ सैंपल्स जो 2500 प्लस राइनो हॉर्न्स से कलेक्ट किया गया है, और उसको रोडिस इंडिया DNA डेटा लाइब्रेरी में भी ऐड किया जा रहा है। तो ये राइनो DNA इंडेक्स, जिसको रोडिस सिस्टम कहते हैं, एक वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स टूल है जो स्पेशली डेवलप किया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम केसेस। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और WWF इंडिया के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया था 2016 में, क्राइम इन्वेस्टिगेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब ये एक DNA इंडेक्सिंग सिस्टम यूज़ करता है जिसमें जेनेटिक सीक्वेंसेस का यूज़ किया जाता है ताकि एक सिग्नेचर यूनिक दिया जा सके हर एक इंडिविजुअल राइनो को। अब राइनो हॉर्न क्या है? ये मेड होता है, ये बनता है कैरेटिन से, और ये सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में जैसे हॉर्स के हूव्स, टर्टल बीक्स या फिर कॉकटू बिल्स। ओके।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वूलर लेक। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक कारपेट है पिंक और ग्रीन लोटस बेड्स का, जो दोबारा से जम्मू कश्मीर के वूलर लेक पर आया है लगभग 25 साल बाद। तो वूलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। बांदीपोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। झेलम रिवर पर फेड होती है, ये झेलम रिवर से फेड होती है। लेक बेसिन फॉर्म हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। 1990 में इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी डिक्लेयर किया गया रामसर कन्वेंशन के अंडर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिगांदूर ब्रिज। ये टॉपिक भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने केबल स्टेट सिगांदूर ब्रिज, जो कि शरावती रिवर बैकवाटर्स पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डेडिकेट किया है। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है शरावती रिवर बैकवाटर्स पर सागर तालुक ऑफ शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है। 44 किलोमीटर लॉन्ग, 16 मीटर वाइड और 473 करोड़ रुपीज़ की कॉस्ट से इसको बनाया गया है। ये न्यू ब्रिज रिस्टोर कर रहा है क्रिटिकल लिंक जो कि डिसरप्टेड था सिंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंगानमाकी डैम 1970s में। तो शरावती रिवर क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर, स्टेट ऑफ कर्नाटका में। शरावती रिवर बेसिन वेस्टर्न घाट्स में ही लाई करता है और ये वेस्टर्न घाट्स में राइज होती है, फ्लो होते हुए ये अरेबियन सी में जाती है उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is understanding India's corporate investment slowdown. This topic is important for your economy section. So despite policy efforts, India is witnessing a prolonged slowdown in corporate investment because recent data is showing that industrial growth is at a 9-month low and private sector capital formation is remaining sluggish. India's industrial recovery remains tepid, and corporate investment is failing to pick up momentum post pandemic. IIP recently registered a 9-month low growth of just 1.2%. This slowdown is persisting despite the government's multi pronged efforts, including corporate tax cuts, increased capital expenditure, accommodative monetary policy. But these measures have not translated into any significant investment on the ground. There is a fundamental mismatch between investment incentives and aggregate demand in the economy. So we know that investment is by nature driven by demand for goods and services. When demand falters, producers hesitate to expand their capacity. Indian corporate sector, despite experiencing strong profits, remained hesitant to invest due to weak consumer demands. Even Economic Survey has noted that while corporate balance sheets are strong, hiring and wage growth have not kept pace, and this has resulted into subdued consumption. So there are certain theoretical perspectives on investment decisions also. Like one school of thought is saying that investment can drive profits independently of consumption. Another one says that investment is ultimately constrained by demand. But under capitalism, we know that individual firms make investment decisions based on their assessment of market conditions. In a slow growth environment, firms are unlikely to invest unless they anticipate demand recovery. Until now, Indian government strategy has been to stimulate private investment through tax cuts and public infrastructure spending. The assumption is made that improved infrastructure will crowd in private investment by reducing operational costs and improving the market access. However, this approach has certain limitations. For example, infrastructure projects have long gestation periods, which would delay any investment stimulus. Some capex spending leaks into imports, offer a limited domestic demand stimulus. Many infrastructure projects are capital intensive and they generate limited employment. And RBI's interest rate cuts and liquidity measures have not significantly influenced private investment. So, recovery depends both on investor confidence and financial conditions. To revive corporate investment in India, we require an external stimulus either through robust government spending or export led growth. But knowing well how the global demand is or how the global trade is heading, the domestic route appears more viable. So, to boost consumption, government needs to increase its expenditure, target income support, and employment generation, which could kickstart the demand investment cycle. So the next topic is loss due to cyber frauds. This topic is important for your security section. Ministry of Home Affairs has estimated that over half of the 7,000 crore rupees lost to cyber scams in India originated from Southeast Asia. Countries like Myanmar,
Cambodia, Vietnam, Laos, and Thailand are key sources, with scams often operated from high security centers controlled by Chinese networks. There are several scams like stock trading scam, which promise high return on stock market investments, cryptocurrency, or other financial products. Victims are contacted through social media, WhatsApp, or fake investment apps. Scammers pose themselves as financial advisors or representatives from trading firms. Once a large amount is invested, the scammer then disappears. Then there are digital arrest scams, in which people are tricked into believing that they are under investigation by government agencies. They receive fake calls or video calls. They are threatened with arrests unless they pay a fine or security deposit immediately. These scams involve fear. Then there are task based or investment based scams, which involve fake job offers or freelance work. The scam starts with simple tasks, and victims are paid small amounts at first. Then they are asked to invest that money to get larger commissions. Once a big investment is made, the scammer then vanishes. So India faces an average monthly loss of about 1,000 crore due to such scams. And these scams are operated from high security compounds controlled by Chinese operators. People from Africa, East, Southeast Asia, Central Asia, West Asia, Europe, and Americas have also been identified as in these centers. So therefore, central government has formed an interministerial panel so as to identify loopholes in banking, immigration, and telecom systems. So the next topic is new SO2 emission norms. This topic is important for your environment section. Union Environment Ministry has defended its recent order revising SO2 emission norms for thermal power plants. It has clarified that exempting many coal and lignite based plants from mandatory flue gas desulfurization retrofits was based on evidence, emission trends, and sustainability needs. So, what is SO2? It's a major pollutant primarily released from coal fired power plants and other fossil fuel combustion. It poses serious health and environmental risks, and it's a respiratory irritant as well. It is also a precursor to PM 2.5. Beyond human health, it also contributes to acid rain, harming soil quality, aquatic ecosystems, and plant life. India is the world's largest emitter of sulfur dioxide, primarily due to its heavy reliance on coal for power generation. Uh, India was the world's largest emitter of SO2 in 2022. India also topped SO2 emissions from electricity generation. While SO2 emissions have shown a declining trend, they remain high in certain regions like Indo-Gangetic Plains, Central and East India. Okay. Ministry has cited research from IIT Delhi, NEERI, and others that no major public health concern is there from current ambient SO2 levels. Flue gas desulfurization systems, which cut sulfur dioxide emissions from coal plants, were made mandatory in 2015, but only 8% of the coal plants have installed them so far. So, ministry is saying that India's ambient SO2 levels have been declining, and Indian coal naturally has low sulfur content. Apart from that, India's annual SO2 standards is stricter than those of countries like Japan and Australia. So the next topic is Pradhan Mantri Divyasha Kendra. This topic is important for your social issues. Union Ministry of Social Justice has inaugurated the 75th Pradhan Mantri Divyasha Kendra at Government Medical College, Banao, Uttar Pradesh. So this is a unique initiative aimed to integrate services under one roof, including assessment, evaluation, counseling, distribution, and post-distribution care for eligible Divyangjan and even elderly beneficiaries. These centers are being established through Alimco, which is a CPSU, and assistive aids and appliances are provided to Divyangjans and to the senior citizens under Rashtriya Vayoshree Yojana. They are offered free of cost to eligible beneficiaries. About 1.4 lakh individuals have already benefited from this scheme. So the next topic is RODIS India program. This topic is important for your environment section. So a specialized team has initiated the genetic analysis of samples collected from 2,500 plus rhino farms, rhino horns, and they will add them to the RODIS India DNA data library. So RODIS is basically Rhino DNA Index System. It's a wildlife forensic tool which was specially developed for investigating wildlife crime cases. So in 2016, Ministry of Environment, Wildlife Institute of India, Forest Departments of Assam, West Bengal, and Uttar Pradesh, and WWF India launched this program to improve the crime investigations. It uses a DNA indexing system whereby genetic sequences are created to get a signature unique to each individual rhino. So, what is rhino horn? It is made of keratin. They are similar in structure to horses' hoofs, turtle beaks, and cockatoo beals. Okay. So the next topic is Buller Lake.
This topic is important for your environment section. So, a carpet of pink and green lotus beds resurfaces in Jammu Kashmir's Wooler Lake after nearly 25 years. Wooler Lake is the largest freshwater lake in India. It is located in the Bandipur district of Jammu Kashmir. It is fed by the Jhelum River. This lake basin was formed as a result of tectonic activity. In 1990, it was designated as a wetland of international importance under the Ramsar Convention. Okay. So the next topic is Sigandur Bridge. This topic is important for your environment section. So Union Minister for Road Transport has dedicated the cable stayed Sigandur Bridge constructed across Sharavati River backwaters in Sagar Taluk of Shivamoga district of Karnataka. So Sigandur Bridge is constructed across Sharavati River backwaters in Sagar Taluk of Shivamoga district of Karnataka. It is India's second longest cable-stayed bridge. It is 44 kilometers long and 16 meters wide. It was built at a cost of 473 crore rupees. It has restored a critical link which was disrupted since the construction of Lingan Makki Dam in 1970s. So what is Sharavati River? It is an important west-flowing river in state of Karnataka. It is a major part of Sharavati River basin lies in Western Ghats and it rises in the Western Ghats. It flows in a northwesterly direction to the Arabian Sea at Honavar in Uttar Kannada district. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.